कल से आगे बढ़ते हैं, है ना। पहले दिन की क्लास हो गई थी, दूसरे दिन की, आज तीसरा दिन। तीसरे दिन की क्लास में आज अपन नया टाइप देख रहे हैं। ये अपन ने रेशियो में पढ़ चुके थे, है ना। कि आपको बोल रहा है 3 लोग हैं। 3 लोग कौन कौन है? पहले किरण, उसके बाद है सहयोग, और तीसरा किशोर। तीसरा है किशोर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि किरण, सहयोग एंड किशोर स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 4700, मतलब 3 लोग हैं। तीनों लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किए और तीनों ने टोटल कैपिटल लगाए हैं वो 4700 रुपए लगाए। तो क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किरण का पैसा प्लस सहयोग का पैसा प्लस किशोर का पैसा, इन तीनों के पैसे को जब हम मिला देंगे तो ये 4700 हो जाएगा। बोल सकते हैं इसको? बोल सकते हैं। लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि किरण ने सहयोग से 500 रुपए ज्यादा लिया। मतलब ये जो किरण है इसको प्लस 500 मिले, किससे? सहयोग से। फिर क्या बोल रहा है, और सहयोग ने किशोर से 300 अधिक लिया। सहयोग ने किशोर से अधिक, मतलब ये जो सहयोग है इसने 300 रुपए ज्यादा लगाया, किससे? किशोर से लगाया। तो अपने पास, अगर मैं किशोर को एक्स मान लू, अगर मैं किशोर को एक्स अमाउंट, किशोर ने जो है वो एक्स अमाउंट लगाया होगा, क्योंकि किशोर का किसी से कंपेयर है क्या? नहीं है। ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो आप ये देखना कि किसका कंपेयर नहीं हो रहा है ना। जैसे यहां आप बोलोगे कि किरण ने सहयोग से ज्यादा लगाया, तो किरण ने 500 रुपए ज्यादा लगाया सहयोग से। फिर बोल रहा है कि सहयोग ने किशोर से 300 रुपए ज्यादा लगाया। किशोर ने किसी से कम ज्यादा लगाया क्या? नहीं। तो जिसने नहीं लगाया वो एक्स हो गया। तो अगर इसने एक्स लगाया तो सहयोग ने ये एक्स राशि तो लगाया ही होगा कि नहीं लगाया होगा, साथ में 300 रुपए और नहीं लगाया होगा। लगाया होगा नहीं लगाया होगा, बता। फिर इसी तरीके से किरण जो है उसने सहयोग से बोल रहे हैं, तो सहयोग ने तो एक्स प्लस 300 लगाया है, लेकिन बोल रहे हैं कि किरण ने और 500 ज्यादा लगाया है। मतलब यहाँ पे प्लस 500 और ज्यादा नहीं होता। और जब मैं इन तीनों को जोड़ दूं, ये तीनों के पैसे हो गए, ये वाला पैसा किशोर का हो गया, हुआ। ये वाला जो x प्लस 300 है ये सहयोग का पैसा हो गया। और किरण ने x प्लस 300 तो लगाया ही लगाया, साथ में 500 रुपए और लगाया। इतना समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। और जब मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो क्या मुझे 4700 रुपए मेरे हो रहे हैं? नहीं हो रहे। सवाल बोल रहा है ना कि जब आप तीनों के पैसे को जोड़ देते हैं तो तीनों का पैसा कितना आ रहा है? 4700। आ रहा नहीं आ रहा है? तो यहां पर अगर मैं देखूं कि 5 और 3 8 और 3 11, जब भी अगर ऐसे जोड़ना है तो जो नंबर्स होते हैं ना वो दो फॉर्मेट में होते हैं। पहला फॉर्मेट होता है कांस्टेंट नंबर। अपन जब नंबर वगैरह देखेंगे, नंबर सिस्टम वगैरह में, तब मैं आपको नंबर्स के बारे में और डिटेल में बता दूंगा, है ना। तो सबसे पहले जो बेसिक जो नंबर होते हैं वो 2 टाइप के देते हैं। वैसे उसकी वैरायटी बहुत सारी है। ऑड इवन हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाते हैं, रैशनल इरेशनल हो जाते हैं। ये सारे नंबर्स के जो है वो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। लेकिन एक जो नंबर्स होते हैं जिसको अगर बेसिक देखा जाए तो 2 टाइप के अपन मानते हैं। पहला होता है कांस्टेंट नंबर। पहला क्या होता है? कांस्टेंट। और दूसरा होता है वेरिएबल। दूसरा क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल नंबर उनको बोलते हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एक्स, एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है क्या? वाई की, जेड की नहीं है, है ना। तो ये अलग अलग, पहले अल्फा बीटा गामा लेते थे, है ना, फिर एक्स वाई जेड हो गया, फिर पी क्यू आर हो गया। इस तरीके से अपन उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन इनकी खुद की कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। तो इनको अपन बोलते हैं वेरिएबल। इनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और दूसरा होता है कांस्टेंट वैल्यू। दूसरी क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू की खुद की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं बोलूंगा 2, तो 2 की खुद की क्या वैल्यू है? 2 की खुद की 2 वैल्यू है ना, मतलब उसका नंबर वैल्यू कितनी है? 2 की 2 है। 10 की नंबर वैल्यू कितनी है? 3/2 की नंबर वैल्यू कितनी है? 3/2। तो इनकी खुद की एक पर्सनल आइडेंटिटी है जो हर जगह सेम रहेगी कि बदलेगी? अगर मैंने 2 एक जगह लिखा तो दूसरी जगह भी उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी कि कम ज्यादा हो जाएगी?
लेकिन अगर एक जगह मैं x लिख रहा हूं और दूसरी जगह भी अगर x लिख रहा हूं तो क्या दोनों की वैल्यू सेम है क्या? नहीं। तो जहां वैल्यू सेम नहीं होती, जिनकी मतलब जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो वेरिएबल होते हैं, और जिनकी खुद की वैल्यू है वो होती है कांस्टेंट नंबर। तो हमारे पास एक जो इक्वेशन बनाते हैं अपन, तो अर्थमेटिक जब अपन पढ़ते हैं तो अर्थमेटिक में अपन कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों पढ़ते हैं। अर्थमेटिक में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों पढ़ते हैं। जब हम एडवांस मैथ्स में अलजेब्रा वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास प्योर वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी आते हैं, है ना? जो जो प्योर वेरिएबल होते हैं उसमें कांस्टेंट नंबर नहीं होते हैं, होते भी हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी बनते हैं जिसमें प्योर क्या होते हैं, वेरिएबल। जैसे अपन बोलते हैं कि हम x प्लस वाई का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। ये भी एक सवाल है छोटा सा, इसको सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन इसका आंसर कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी क्या? नहीं आएगी। कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी क्या? नहीं। इसके अंदर जो वैल्यू रखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर बदलते जाएगा। आप x और y की जो जो वैल्यू रखोगे तो आंसर हमेशा बदलेगा कि एक जैसा रहेगा? बदलेगा। तो ये जो फॉर्मेट होता है अपन इनको बोलते हैं वेरिएबल्स, x और y वाला। यहां पर अपने पास दोनों फॉर्मेट है, वेरिएबल्स भी और कांस्टेंट भी। एक बात जो ध्यान रखना है वो ये कि नंबर्स का नंबर्स के साथ कैलकुलेशन होता है, नंबर्स का नंबर्स के साथ, और वेरिएबल का वेरिएबल्स के साथ, वेरिएबल का वेरिएबल्स के साथ में। और वेरिएबल जब सेम वेरिएबल है तभी उनका जोड़ घटाना गुणा भाग होगा। अगर सेम वेरिएबल है तो तभी उनका जोड़ घटाना गुणा भाग होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि बताओ x प्लस वाई बराबर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर x प्लस वाई ही होगा। ये बहुत ज्यादा अगर चेंज करना है तो आप बोल सकते हैं कि y प्लस एक्स होगा, y प्लस एक्स होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि x प्लस एक्स, ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये 3 बार लिखा है इसलिए 3x होगा। अगर आप मैं इसको ऐसे लिख दूं कि x इंटू एक्स, तो आप बोलोगे 2 बार लिखा है इसलिए पावर 2 हो जाती है उसकी, तो x की पावर 2 होगा। तो वेरिएबल सेम है तभी कैलकुलेशन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब ये जैसे 3 बार x लिखा है तो ये 3x हो गया। अब ये 3x कैसे आया, थोड़ा सा मैं बेसिक से बता दे रहा है ताकि आप, हो सकता है आपको पता हो ये बातें, लेकिन आपके पास जब सवाल आएंगे तो पता रहना चाहिए कि कैसे लिखें। जैसे मैंने बोला कि मैंने प्लस एक्स प्लस एक्स ये लिखा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हमको पता है क्या? नहीं पता। तो हम ये बोलते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसको जोड़ेंगे, है ना? तो जोड़ नहीं रहे हैं हम, आप इसको, इसका आंसर बोलते हैं कि 3x है, इसका आंसर क्या है? 3x है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट 3x कैसे आएगा? कुछ तो किए होंगे ना, जब छोटा बच्चा रहा होगा उसको पढ़ाने के लिए कुछ तो बताए होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3 बार x लिखा हुआ है ना, तो अगर तीनों सेम है तो हम लेते हैं कॉमन। हम क्या लेते हैं? कॉमन। कॉमन लेने में क्या चीज करेंगे कि कॉमन लेने का मतलब होता है उसी संख्या का भाग और उसी संख्या का गुणा। कॉमन लेना मतलब क्या है? उसी संख्या का भाग और उसी संख्या का गुणा। उसी संख्या का भाग और उसी संख्या का गुणा, इसी को बोलते हैं हम कॉमन निकालना। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर हम तीनों में x का भाग दे देते हैं, तीनों में x का भाग दे दिया। अब तीनों में अगर x का भाग दिए हैं तो x का गुणा भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो कि मैंने 1/4 लिखा हूं, या फिर यहाँ पे सिर्फ 8 लिख रहा हूं, और 8 में अगर मान लो कि मैंने 2 का भाग दे दिया और 2 का गुणा कर दिया, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 8 का 8 ही रहेगा ना। कोई चेंजेस होने वाला है क्या? नहीं होता। तो अगर हम सेम संख्या का भाग और सेम संख्या का गुणा अगर करते हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं आता है। तो हमने क्या किया कि इसमें x का भाग दे दिए सब में, और x का बाहर क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब ऊपर और नीचे x x है, तो क्या इसको एक बार में कैंसिल कर सकता हूं? प्लस, क्या इसको भी एक बार में कैंसिल कर सकता हूं? प्लस, क्या इसको भी मैं एक बार में कैंसिल कर सकता हूं? तो ये अंदर तो एक 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 आ गया और बाहर आ गया, बाहर तो x का गुणा करते तो x था ही,
तो जब आप इसको करोगे तो एक्स 3 होगा, होगा नहीं होगा? अब अगर मान लो कि मैं 2 into 3 लिखूं या 3 into 2 लिखूं, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? तो मैं x3 लिखूं या 3x लिखूं, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो ऐसे जोड़ने से ये 3x इस तरीके से आता है, बिल्कुल बेसिक से, मतलब इससे बेसिक नहीं है, स्टार्टिंग यहीं से। हम जब जोड़ते हैं तो हम बताते हैं ना कि 5 बार जोड़े तो 5x आ गया। वो 5x कैसे आया? तो आपने पांचों में x का भाग दिए और बाहर x का गुणा किए। तो 5 बार जब आपने भाग दिए तो वो कैंसिल होके एक एक बनता है। लेकिन हर बार ऐसा करेंगे क्या? नहीं। तो हमने गिन लिए कितने हैं, 1 2 3, मतलब 3 तो आएगा और x है तो x ही आएगा, तो 3x हो गया। तो हम डायरेक्ट उसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है अब? हाँ, अब यहां पर जब हम जोड़ रहे हैं तो पहले हम x x को जोड़ लें, 1x 2x और 3x, तो आपको मिल गया यहाँ पर 3x प्लस 300 और 500 800 और 1100 बराबर 4700। क्लियर है? अब यहां पर ये प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहां पर आ गया ये 3x इक्वल्स टू 3600। 3x इक्वल्स टू 3600। क्लियर है? अब यहां पर ये जो साथ में है ना, तो इनका रिलेशन कैसा है? प्लस में माइनस में गुणा में भाग में, काय में रहेगा? गुणा में। क्यों? क्योंकि देखो हमने यहाँ गुणा करे थे ना, यहाँ पे क्या किया हमने? गुणा। तो x के सामने जो भी वैल्यू रहेगी वो काय में रहेगी? गुना में रहेगी। तो इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा? भाग होगा। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 3600 अपॉन 3। बोला जा सकता, नहीं बोला जा सकता? बोला जा सकता है। तो ये यहां से कितना आ गया? 1200। तो आपको x की वैल्यू 1200 मिल गई। क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट? डाउट कहीं पे भी? हाँ, तो आपसे पूछ रहा है किरण की कितनी है ना? तो x की वैल्यू 1200, तो ये 1200 में 800 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2000, है ना? 1200 में 800 और जोड़ोगे तो कितना होगा? 2000। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 2000। तो आपसे पूछ रहा है कि किरण का हिस्सा कितना है, तो किरण को x मिलेगा प्लस 800 और, तो 1200 प्लस 800 2000। बताओ कहीं पे भी समझने में दिक्कत है? क्लियर है पूरा? सवाल ऐसे आएंगे तो बनाना जम जाएगा, नहीं जमेगा? क्लियर है? इसे जो भी नया क्वेश्चन रहता है मैं उसको बहुत बेसिक से बताता हूँ। बेसिक से बताने का मतलब ये रहता है, हो सकता है आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़े होंगे ये चीजें, लेकिन अभी मैं बता दूंगा तो एक बार फिर से वो रिवाइज हो जाता है। और फिर कई बार चीजें ये भी होती है कि मुझे नहीं पता कि भाई आपको क्या चीज पता है और क्या चीज नहीं पता, है ना? हमको ऐसा लगता है कि हाँ बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो यही होंगे, आता ही होगा। तो मैं वो अजम्पशन में नहीं रहता कि भाई आपको आता ही होगा, जो चीज मुझे लगता है बताना है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एबीसी 1:2:4 के अनुपात में निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 50% बढ़ाई, बी ने अपनी पूंजी दोगुनी कर दी और सी ने अपना 1/4 भाग निकाल लिया। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये कि नया है? नया है कि प्रैक्टिस है? प्रैक्टिस ही है ना, क्योंकि किए हुए हैं ये अपन ने। तीन लोग हैं, ए बी एंड सी। ए ने कितने रुपए लगाया? 1। बी ने कितने रुपए लगाया? 2। सी ने कितने रुपए लगाया? 4। ठीक है। हाँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा दिया। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी क्या किया? 50% बढ़ा दिया। मतलब 6 महीने तक तो कोई हलचल नहीं हुई कि हुई है? नहीं हुई। मतलब इसका 1 रुपए 6 महीने तक चला, इसका 2 रुपए भी 6 महीने तक चला और इसके 4 रुपए भी 6 महीने तक चले। ठीक है, 1 रुपए 6 महीने तक, 2 रुपए 6 महीने तक, 4 रुपए 6 महीने तक चले। कोई दिक्कत इसने में नहीं है। फिर बोल रहा है कि 6 महीने के बाद ए ने अपनी 50% पूंजी बढ़ा दी। अभी ए ने 1 रुपए लगाया है तो 50% बढ़ाएगा, मतलब 50 पैसे और बढ़ाएगा। अब ए के कितने रुपए हो गए? 1.5 रुपए, 1.5। तो अब एक ही रुपए हो गए 1.5, जो अगले 6 महीने तक चलेंगे। फिर बी ने क्या किया कि बी ने अपनी पूंजी को दोगुना कर दिया। तो बी के पहले कितने लगे थे? 2 रुपए लगे थे, तो अब कितना कर दिया उसने? दोगुना, मतलब 4। ये 4 रुपए अगले 6 महीने तक चलेंगे। फिर क्या बोल रहा है? सी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल दिया। अब सी की पूंजी थी 4,
4 का 1/4 कितना होता है? 1 होता है। तो सी की पहले कैपिटल 4 लगी थी, उसमें से 1 निकाल दिया तो कितनी बची? 3 बची। तो अगले 6 महीने तक ये 3 ही चलेगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब ये 6 एक कम 6 और यहाँ पे 1.5 का डबल करोगे 3, 6 का आधा करोगे 3, 3 3 9, ये हो गया 9। तो 6 और 9 कितना हो गया? 15। यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो यहाँ पर हो गया आपका 36। यहाँ पर 6 चौक 24, 6 तिया 18, यहाँ पर हो गया 42, 42। क्या ये तीनों 3 से कैंसिल हो सकते हैं? तो 3 से कितना बार कैंसिल होगा? 5 बार। 3 से कितने बार कैंसिल होगा? 12 बार। 3 से कितने बार कैंसिल होगा? 14 बार। तो 5:12:14 ये आपका आंसर हो जाएगा। रेशो ही पूछा था, अगर कोई वैल्यू दी होती तो सॉल्व कर पाते, नहीं कर पाते? कर लेते। क्लियर? ए ने 10,000 रुपए 9 महीने के लिए निवेश करता है, बी 18,000 रुपए कुछ समय के लिए निवेश करता है। यदि ए और बी का लाभ समान है तो बी ने कितने समय के लिए निवेश किया था? इस टाइप का क्वेश्चन किए हुए थे अपन ने। ए ने लगाया कितने? 10,000 रुपए 9 महीने के लिए। बी ने कितने लगाया? 18,000 रुपए। टाइम हमको पता नहीं है कितने महीने के लिए, और दोनों का लाभ कैसा है? समान है। समान है मतलब 1/1। तो यहां से ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दूं मैं। 2 से अगर कैंसिल कर तो 2 से कितने बार? 5 बार। 2 से ये कितने बार? 9 बार। 9 से ये 9 कैंसिल, टी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। पूछा क्या है आपसे? कितने समय के लिए निवेश किया? तो कितने समय के लिए निवेश किया? 5 मंथ के लिए। इजी था। अगले सवाल देखो। 3 भागीदार मतलब पार्टनर भी है, 2,000, 2,500, 1,000 का निवेश करते हैं, कुल लाभ तीसरे को कितना लाभ मिलेगा? बताने की जरूरत है कि ये डायरेक्ट रेशियो निकालोगे आप यहाँ से, 4, 5 और 2, है ना? 4 और 5 9 और 2 11, 1 यूनिट बराबर 8, मतलब 80। 11 8 88 होता है ना, 1 यूनिट बराबर 8। तो तीसरे भागीदार को कितना मिला? तो 8 दूनी 16, मतलब 160 रुपए। हाँ, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं, दिख रहा है बराबर? हाँ, ए और बी ने एक कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी का 3 गुना है और समय 2 गुना है। ठीक है, रेशो ही बनाना है। आपके पास दो चीज होती है, एक होती है पूंजी और दूसरा होता है समय। ये दोनों को जब आप इंटू करते हो तो आपको मिलती है कुल पूंजी, या इसी को आप बोलते हो लाभ का अनुपात। या तो कुल पूंजी बोलोगे या तो लाभ का अनुपात। क्या होता है? पूंजी इंटू समय। दो लोग हैं ए और बी। क्या बोल रहा है? ए का निवेश बी का 3 गुना है। मतलब अगर ए ने 3 लगाया होगा तो बी ने 1 लगाया है, और समय 2 गुना है। मतलब अगर बी ने 1 समय के लिए लगाया है, ए ने 2 समय के लिए लगाया होगा। इसका इंटू कर लेते हैं। तो 1 का इंटू 1 में करोगे तो 2, 3 का इंटू 2 में करोगे तो 6। तो 6:1 का आपका लाभ का अनुपात निकल गया। क्या बोल रहा है? बी को 4,000 मिलते हैं, तो बी का यूनिट कितना है? 1। 1 यूनिट बराबर 4,000 है, तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा? 1 यूनिट बराबर 4,000 है, तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा? 24,000। जोर से बोला करो, मुझे सुनाई नहीं देता है, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, कितना आएगा? 24,000।
दो साझेदार 9,000 और एक 10,500 निवेश करते हैं, 6,500 के लाभ में निवेश अनुपात बढ़े, दूसरी साझेदार को कितना मिला बताने की जरूरत है। डायरेक्ट कर सकते हैं, 15 छिंग 90, 15 सात 105, 6 और 7 13, 6500 है। 1 यूनिट बराबर 500, पूछा किसका है, दूसरे को, मतलब 7 यूनिट बराबर कितना होगा, 7 35, 3,500 उसका होगा। क्लियर। ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आए तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, दिख रहा है ना, 15 से कटेगा कितने बार, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 15 छिंग 90, 15 सात है तो 6:7 हो गया, 7 और 6 13, 13 के टेबल में 65 कितने बार में आता है, 5 बार में। 1 यूनिट बराबर 500, तो 7 यूनिट बराबर 3,500। टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ए बी सी साझेदार है, ए को 500 और बी को 300 लाभ में से लाभ मिलता है, कुल लाभ 1,000 है। हाँ, ये भी सवाल आसानी है। ए बी सी 3 साझेदार है, एक को 500 मिल रहा है, बी को 300 मिल रहा है, टोटल 1,000 लाभ है। तो ए बी और सी जो आपका टोटल है वो 1,000 है। 1,000 में से 500 इसको मिल गया, दूसरे को कितना मिल गया, 300। तो सी का आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, सी का कितना होगा, एक को 500 दूसरे को 300, तो सी का कितना होगा, 300, 200, 1,000 है, तो 1,000 में से 500, 300 और 200, रेशियो बन जाता आपका 5:3:2। किसका दिया है, ए की पूंजी 10,000 है, ए की पूंजी 10,000, मतलब 5 यूनिट बराबर 10,000 है, तो 1 यूनिट बराबर 2,000 होता, 5 यूनिट बराबर कितना है, 10,000, तो 1 यूनिट बराबर 2,000। सी का पूछ रहे तो 2 यूनिट बराबर कितना होता, 4,000, तो 4,000 आपका आंसर है। बताओ, क्लियर। ए बी सी ने 3:4:5 में निवेश किया, 6 महीने बाद सी ने अपनी पूंजी का आधा निकाल लिया, ए ने 27,000 निवेश किया, कुल लाभ 86,000 है, ए और सी के लाभ का अंतर क्या होगा। समझ में आया सवाल, क्या बोल रहा है उसमें, ए बी सी ने 3:4:5 में निवेश किया, 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा निकाल लिया, ए ने 27,000 निवेश किया है। अब यहां पर देखो सवाल कितना आसान है, ए ने 27,000 निवेश किया, ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 27,000। अगर यहाँ ए बी एंड सी, अगर ए ने 27,000 इन्वेस्ट किया है, जो कि कितने यूनिट के बराबर है, 3, 4 और 5, तो 3 यूनिट बराबर 27,000 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 9, 4 यूनिट बराबर 36,000 होगा, और 5 यूनिट बराबर 45,000 होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, कुल लाभ इतना है, तो ए और सी के लाभ का अंतर क्या होगा, जरूरत ही नहीं थी इन सबकी, मतलब ये वाली वैल्यू तो आपको जबरदस्ती दिया हुआ है इसमें घुमाने के लिए, क्यों नहीं बोले फिर, बोले क्यों नहीं, 86,000 डिवाइडेड बाय, कुल लाभ इतना है ना, 5 4 9 12, काटना संख्या बराबर से, डिफरेंस कितने का है, 2 का, ए और सी का बोल रहा है, तो 2, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। आपको डिफरेंस पूछा था। चलो अब आ जाते हैं बढ़िया वाले सवाल में, ठीक है। इतना बड़ा, देखो अब क्या बोल रहा है, रमेश एंड सुरेश इन्वेस्ट 15,000 एंड 25,000, टोटल प्रॉफिट इज 10,000, दे री इन्वेस्ट। अब यहां पर बात आगे आ जा रही है कि जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप में आपने पैसा लगाए
तो एक ही बार में पैसे लगा दिए। हो सकता है कि जो प्रॉफिट हो रहा था, आप चाहते हो कि जो प्रॉफिट में से थोड़ा सा अपन रखें और बाकी फिर से इन्वेस्ट कर दें। तो इन्होंने पार्टनरशिप इसी में डिसाइड किया कि हम जो भी प्रॉफिट होगा उसको फिर से री इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो सवाल कोई भी आए, हमको प्रॉफिट रेशियो चाहिए। तो प्रॉफिट रेशियो हम निकाल लेते हैं, रमेश और सुरेश, 15,000 और 25,000। डायरेक्ट लिख दूं, 3 और 5 बताना पड़ेगा, तो शॉर्टकट अब आप बदल दिया करो, इसे डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, कुल लाभ 10,000 है, वे 12%। अब देखो क्या बोल रहा है वो, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 5 और 3 8 हो गया। लेकिन ये 10,000 रुपए इन लोग पहले बांटेंगे क्या, बांटेंगे क्या? हम लोग ने डिसाइड किया है कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा उसका 12% पहले हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और फिर जो बचेगा उसको बांटेंगे। अच्छी प्लानिंग नहीं है? बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से अच्छा है कि नहीं है, कि जितना प्रॉफिट आ रहा है बस घर ले चलो? क्या बताओ? तो पहले जो प्रॉफिट है उसमें से क्या करोगे आप, 12% निकालोगे और उसके बाद बांटोगे। तो 10,000 का 12% कितना होगा, 1200 होगा। 10,000 का 12% कितना होता है, 1200। तो इस 10,000 में से मैंने पहले 1200 रुपए निकाल लिया, तो मेरे पास 8,800 बचे। अब ये बांट के पार्टी करेंगे। तो 8,800 रुपए डिवाइडेड बाय, दोनों का रेशियो 8 है, तो डिवाइड बाय 8। पूछ किसका रहा है, रमेश का हिस्सा कितना हुआ, तो इंटू 3। तो ये 11 बार कट जाएगा, और 11 का 3 से इंटू करोगे तो 3,300 रुपए रमेश को मिलेंगे। एक एक 10,000 कहाँ पे? अच्छा, शेष में से और भी है भाई सवाल, तो पूरा पढ़ा ही नहीं अपन ने। आधी सवाल पढ़ के सॉल्व कर रहे हैं, बताओ, इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं है। 10,000 के 12% निवेश करते हैं और फिर शेष में से एक एक हजार रुपए निकाल लेते हैं। बताओ, एक एक हजार निकालने के बाद जो बचेगा, 10,000 में से 1,200 रुपए निकाल लिए, 8,800 रुपए, 8,800 रुपए। अब इसमें से 1,000 रुपए रमेश रख लेगा और 1,000 रुपए सुरेश रख लेगा, तो टोटल 2,000 और कम हो गए। तो अब बच रहे कितने हैं, 6,800। तो ये 6,800 की पार्टी करेंगे, नहीं पार्टी तो हजार हजार रुपए निकाल के कर ली इनने। 6,800 बेटा, जो बचा है उसको घर लेके जाएंगे, इंटू 3। रमेश का पूछा इसलिए इंटू 3। 6,800 में 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आखिरी में 2 जीरो है ना। कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 2 जीरो है तो वो 8 से पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक है कि नहीं है? 2 जीरो है कि 3 जीरो है? 3 जीरो वाला है, इसमें पॉइंट में आएगा। 8 से कितना आएगा, 8 बार, फिर बचा कितना, 4। 8 अपना 40, 850। हाँ, 4 कह रही ना, 40, एक जीरो मतलब 850। देखो कोई भी नंबर जो आपका रहता है, एग्जाम्पल में बता देता हूँ, है ना। कोई भी नंबर जिसके आखिरी में 2 जीरो है ना, जिसके आखिरी में 2 जीरो है, ये 8 से भाग जाता है, 8 से भाग जाता है, या फिर लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए। अगर कोई भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग जा रहा है, मतलब पूरे डिजिट में 8 का भाग जाएगा। और अगर लास्ट में सिर्फ 2 जीरो है तो भी 8 का भाग जाएगा। क्या ये बात आपको नहीं पता थी? वाह, लिख के रखें। हाँ, अच्छा तो है। सेक्शनल टाइम आ गया, मतलब कि कंपटीशन अब अपने लिए अच्छा है। हाँ, तो इसीलिए अब धीरे धीरे सब पैटर्न।
फटाफट कर लेके और मैथ्स को बिल्कुल आराम से फुर्सत से करते थे, अब ऐसा नहीं रहेगा। तो इसीलिए तो अब स्पीड बढ़ाना है ना। अपने को दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि अपन प्रैक्टिस पहले से वही कर रहे हैं, इसलिए अपने को उसकी दिक्कत नहीं है। कोई भी पैटर्न आ जाए, अपन लोग आज से 5 साल बाद के एग्जाम पैटर्न की तैयारी अभी कर रहे हैं, तो अपने को पैटर्न कितने भी चेंज हो जाए तो अपने को दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन लोग ऐसे सीक्वेंस में नहीं चल रहे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 मिनट में 10 मिनट में जीके कर लो और फिर मैथ्स को आराम से करो, वैसा है ही नहीं अपना। अपने बोले कि मैथ्स को अभी भी 30 ही सेकंड में करना है। 30 सेकंड में भी अगर आप कर रहे हो तो 30 सेकंड का अगर टारगेट रख रहे हो तो 45 सेकंड तक आप पहुंचोगे। और अगर 45 सेकंड में आप एक क्वेश्चन कर पा रहे हो तो 20 मिनट में आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और आपको जो क्वेश्चन में टाइप लग रहा है ना, वो क्वेश्चन का पैटर्न आपको याद नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कि सवाल पढ़े नहीं हो बनता नहीं है, सवाल किए हुए लेकिन वो पैटर्न आपको याद नहीं है, क्योंकि आपने मेरे से जितने क्वेश्चन पूछे हो वो मैंने आपको तभी बता पाया हूँ क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं वैसे क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, तभी मैं आपको बता पाता हूँ। तो अगर मैंने पढ़ाया हूँ इसका मतलब मुझे तो याद है पैटर्न, आपको वो पैटर्न याद नहीं है। तो आपको सिर्फ दिक्कत ये है कि कुछ टॉपिक, और दूसरी चीज ये भी कि आपने भी अपने माइंड में कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर बना के रखे हैं। कैसे बैरियर? मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता, मेरे को बोट स्ट्रीम वाले, ट्रेन वाले, टाइम स्पीड वाले क्वेश्चन में दिक्कत जाती है। दिक्कत नहीं जाती है, वो आपने माइंड में बना के रखे हो कि जाती है करके, आप उसको देखना नहीं चाहते। वैसे जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो उसके तो टफ टफ क्वेश्चन भी बन जाते हैं, बनते नहीं बनते हैं। तो इसका ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस आपने नहीं पढ़े, और जो क्वेश्चन आप मेरे से पूछते हो उसका सोल्यूशन जब मैं आपको बताता हूँ तो सोल्यूशन बहुत कठिन नहीं है। सोल्यूशन देखने के बाद पता चलता है कि ये तो मेरे से भी बन जाता, लेकिन दिमाग में पहले से एक दो टॉपिक का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बनता। आपका मार्क प्राइस से, जहां पे मार्क प्राइस डिस्काउंट वाला सब आया वहां पे आपको कंफ्यूजन होने लगता है, क्योंकि सवाल आपको कॉस्ट प्राइस पे पूरे बन जाएंगे, लेकिन कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस वाले जो सवाल आ रहे हैं वहां पे क्योंकि उल्टा रिवर्स आना पड़ रहा है ना, तो दिक्कत जा रही है। तो उसके दो तीन वैरायटी हैं, कुछ ऐसे हैं कि कुछ अपन बेसिक से कर लेते हैं, कुछ के डायरेक्ट फार्मूले, एक सवाल का डायरेक्ट फार्मूला है जिसपे एमपी माइनस डिस्काउंट वाला है और सीपी प्लस वाला है। क्वेश्चन आपने जो दिए थे वही वाला तो था, मैंने वैसे आपने जो पूछे थे उसी पे आया था डायरेक्ट। कोई यूज नहीं है, एक बार एक काम ऐसे करना कि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस के जितने क्वेश्चंस है ना वो सेपरेट लिख लेना। सेपरेट लिखने से क्या होगा कि रिवीजन अच्छे से कर लोगे, वो मिक्स में आ रहे हैं ना करके। अभी आपने जितने मॉक टेस्ट के जितने प्रॉफिट एंड लॉस के हैं उसको सब सेपरेट कर लो। पहले तो स्टार लगाओ, मतलब मेरा पैटर्न कैसा है नोट्स बनाने का, कि मैं सबसे पहले पूरे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर कॉपी में लिख लिए। अब उसमें फिर मैं अपने मार्क देते हुए चलता हूँ, जैसे नंबरिंग दे दिया, एक ने एक 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 एक। अब जहां सेम टाइप दिख रहा है मेरे को, तो एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर, तो मेरे को जहां एक एक नंबर दिख रहे हैं वो सब मैंने अलग कर दिया। क्यों? ये एक जैसे टाइप के हैं। जहां मैंने दो दो लिखा हूं वो सबको अलग कर दिया, जहां मैंने तीन तीन लिखा हूं वो सबको अलग कर दिया। फिर उसके बाद जब नोट्स बनाते हैं तो मेरे टाइप वाइज नोट्स बन जाते हैं, कि एक एक टाइप के 10-12 क्वेश्चन अपने को मिल जाते हैं पूरे। तो आप भी जब मॉक, हाँ मॉक दे रहे हो उसमें देखो कि एमपी डिस्काउंट वाले कौन से क्वेश्चन है, उसको पूरे अलग कर दो। कॉस्ट प्राइस वाले हैं, कुछ डिसऑनेस्ट वाले हैं, वो उतने ही आएंगे, उससे बाहर तो आना नहीं है। कैसलेट डीआई का तो भी ऐसा है कि उसमें कुछ भी पूछ रहा है वो पैटर्न। और कैसलेट डीआई का क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें कैलकुलेशन है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पढ़ो और कैलकुलेशन करो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा भी तो मैं कैलकुलेशन ही बताऊंगा। आपके पास रेशियो दिया रहेगा, नंबर दिया रहेगा, परसेंट दिया रहेगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रेशियो से ये परसेंट निकालो, ये परसेंट से ये निकालो। तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि कुछ डीआई में आपको समझा दूं यहाँ पे, कैसलेट वाले ऐसी ऐसी अप्रोच है करके, उतना ही। और आपके साथ एक जो प्रॉब्लम ये है कि आपका दिमाग और आपके हाथ दोनों का मिसमैच है। दिमाग आपका बहुत तेज भागता है, हाथ आपके बहुत धीरे चलते हैं, है ना। उस वजह से आपके कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होते हैं, जो मेन जो, और आप लिखते कुछ और, मतलब लिखते बाद में हो, लिखते कुछ और हो, तो उस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस से बनाओ बराबर। लिखोगे कुछ और उसमें आप, तो वो चीज गलत हो जाती है ना। नहीं तो वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन देखो मैं
मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, आपने बोले तो मैं भी एग्री कर रहा, चलो ठीक है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं मेरे सर थे, मतलब हम मुझे मैंने भी जब मैं डॉक्टर के पास गया था तो मैंने पूछा पूछा कि मुझे कुछ चीजें याद, मतलब रैंडम याद नहीं रहती है कि कुछ चीज ये एकदम से बोले कि मोबाइल कहाँ रखे, बहुत सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये सबके साथ होता है, अपने को ऐसा लगता है कि ये बीमारी है करके। तो उस चीज के लिए क्या है कि एक पैटर्न बनाते हैं अपन लोग, कैसा है कि रैंडम चल रहे हैं, लेकिन अपना जो डेवलप होता है ना, वो पैटर्न से होता है। तो अगर अपन वो पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, जैसे याद करने के भी पैटर्न होते हैं, कोई चीज याद रखने के पैटर्न होते हैं। तो मैंने जैसे ये चीज डिस्कस किया था मेरे सर से, तो बोले मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम, अब वो तो बहुत बड़े एम्पायर के मालिक हैं, उनके पास चार चार पांच पांच बिजनेस हैं, तो अलग अलग चीजें हैं, वो देखते हैं। सर आप, मैंने उनसे पूछा सर आपको इतनी सारी चीजें याद कैसी रहती है? तो बोले मेरे को याद याद कुछ नहीं रहता है, मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मेरे को याद रहता है ना, लेकिन कुछ जो चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लाइफ को लेकर बहुत जरूरी है, तो उस चीजों को ना मैं फाइंड करके रखता हूँ। तो उनने एक पैटर्न बना लिया है। तो उन्हें क्या चीज है कि कुछ भी चीज जब बात करेंगे किसी से भी, मतलब जैसे स्टाफ मीटिंग होती है या फिर स्टूडेंट से कुछ भी बातचीत होती है, तो वो लिखते हैं कागज में और वहां पे कुछ ऐसे सिंबल बना देते हैं, ताकि बोले कि मेरे को याद रहे कि मैंने जब कोई चीज किया था सिंबल, तो उनको कहीं ना कहीं वो रिलेट करते हैं कि मैंने इसका इस तरीके से, तो जब कोई वो टॉपिक जब निकलता है तो उनको याद आता है कि मैंने इस समय ये किया था, तो वो उनको रिलेट होकर याद आने लगता है। वैसे बोले कि कभी कभी ऐसा लगता है घर में लॉक लगा के लगाया कि नहीं, तो बोले लॉक लगाते समय में चिमटी लगा देता था खुद को, लॉक लगाए और हाथ में ऐसे चिमट दिए। तो अब क्या हुआ कि अब आने के बाद पता चल रहा है कि मैंने लॉक लगाया कि नहीं लगाया, तो याद आता है कि हाँ यहाँ दर्द हुआ था, मतलब लगाया है। तो ऐसी छोटी छोटी सी ट्रिक्स रहती है। इंटू तीन, 8 से कैंसिल किए, 8 बार बचा 4, 450, 85 का इंटू 3 में करोगे, 8 या 24, 255, 2550 इसका आंसर है। 8 का इंटू 3 में किए, 8 या 24, 200, है ना, 8 या 24, और यहां से 5 या 15, तो 240 और 15 कितना हो गया? 255। और एक जीरो ये वाला, 2550 आंसर। क्या? क्यों? हाँ, नहीं होता। हाँ, नहीं 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 होता, वो चीज नहीं होता। ये सबसे मेन जो चीजें हैं ना, मतलब मैं भी ऐसा चीज सोचता था कि भाई ये चीज यूज में आती है करके। ये जो चीज अपने को सिखा रहे हैं ना, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिर्फ आपको बता रहा कि माइंड डेवलप होना चाहिए, सोचने के तरीके डेवलप होना चाहिए, माइंड, आप दिमाग का काम कैसे करोगे, दिमाग डेवलप कैसे करोगे, कैसा वो स्पीड से चलना चाहिए, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज होना चाहिए ना। इसलिए ये सारी चीजें ओरल करने बोलते हैं, रियल लाइफ में कहीं काम नहीं आना है, कहीं नहीं आना है। क्यों? क्योंकि आपके पास उतने इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उतने इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास है, तो रियल लाइफ में उसका यूज ही नहीं करोगे आप, क्योंकि आपके पास वो साधन है। आपके पास साधन होके आप जबरदस्ती ये काम क्यों करोगे? आप अगर बैंक में जा रहे हो, नौकरी लगने के बाद आप कैशियर बने, वहां पे आपको थोड़ी ना पैसे गिनना है, भाई उनने खुद आपको ऑटोमेटिक मशीन लगा के दी है, वहां पे नोट गिन के आ रहे हैं। वो नहीं, तो टाइम तो बच रहा है ना, लेकिन आप एक बार भी गिनोगे ना, जैसे मेरे पास जब मैं पहले कैश में था, तो आते थे जैसे 100 की गड्डी आ गई, अब वो 100 नोट के नोट को मैं 3 बार गिनूंगा, तो 3 बार गिनने में मेरे को टाइम लग रहा है। लेकिन मशीन में मैंने अगर लगाया, मशीन में 3 बार गिनने में मेरे एक बार गिनने से भी आधे से भी आधा समय लग रहा है, तो मशीन है ना वहां पे, तो वो थोड़ी ना आपको बोल रहे हैं वहां कैलकुलेट करो। ये चीजें इसलिए है, मतलब सवाल जो अपन जिस तरीके से पढ़ रहे हैं सारी चीजें, अब मेरे को आपसे मेंटल एक्सरसाइज कराना है ना, मैं कैसे कराऊंगा? जैसे पुलिस वालों का हो गया, पुलिस में भर्ती होती, मिलिट्री में, आर्मी में, है ना, मैं एक आर्मी के कैंप में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में गया था, मुझे तो फालतू बकवास लगा पूरा। क्या करवा रहे थे पता है? बगीचे में गड्ढे खुदवा रहे थे और शाम को बोल रहे थे भर दो। दिन भर मैदान में हमसे, मतलब मैं एनएसएस में, एनसीसी में था ना,
तो कैंप लगते हैं उसमें, दिन भर गड्ढे खुदवाए और शाम को बोलते बुझा दो। हाँ जाओ, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज खेलो, वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो और जाओ अपने कैंप में चले जाओ। अगले दिन आए फिर से बोले गड्ढे खोदो, शाम को बुझवा दो। तो फिर वो बाद में जब हमारे आखिर में कैंप जब एंड होता है तब वो चीजें बताते हैं कि बोले कि आप लोगों की हम फिजिकल एक्टिविटी कैसे कराएं। आपको यहाँ पे कैंप में लेकर आएंगे, आपको बैठा के रखेंगे, खाओगे और मोटे होके जाओगे यहाँ से, है ना। फिजिकल एक्टिविटी कैसे कराएं, तो काम जबरदस्ती करा रहे हैं, जबकि वो यूज का नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक कैलकुलेशन बोल रहा हूँ, ओरल करो, माइंड में करो। ऐसी कोई जॉब नहीं है जहां पे आपको बोलेंगे कि माइंड में करो, ओरल करो, कोई जॉब नहीं है। हर जगह आपको कैलसी रहेगा, हर जगह आपको और एडवांस फीचर वाले इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे ताकि आपकी इफिशियंसी अच्छी रहे। लेकिन तब तक आपका माइंड डेवलप हो जाएगा कोई भी चीज को सोचने के लिए, है ना। तो यहाँ पर अपन लोग सिर्फ थिंकिंग पावर डेवलप कर रहे हैं। मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन करो करके। सोचने का तरीका, इमेजिनेशन देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे जब बता रहा था, है ना, ये अपन ने जब नंबर लिखे, मैंने इसको काटा तो मेरे को यहाँ 64 दिखा, तो मैंने 8 बार काट दिया, 4 दिखा तो 5 बार, मतलब 850 मेरे बहुत जल्दी आया आंसर, वो मैंने बहुत जल्दी सोच पाया ना। फिर जब 85 दिखा तो इंटू 3 करना था। लोग क्या करेंगे, 3 का इंटू 5 में करेंगे, 5 या 15 की 5 हासिल का 1। टिपिकल पैटर्न है। माइंड आप पहले जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, कुछ डेवलपमेंट हुआ माइंड में नहीं। मैंने आपको बोला कि 8 या 24 240, 5 या 15 240 और 15 255। अब आपने थिंकिंग प्रोसेस चेंज करे तो दिमाग को कहीं सोचने के लिए मजबूर किए, तब आपका दिमाग चलना चालू हो रहा है। तो कैलकुलेशन आपको सिर्फ इमेजिन, देख के इमेजिन होना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व ऐसे करना है। ठीक है, तो यहाँ 2550 आ गया अपना। साथ में 1000 रुपए तो उनने मस्ती करने के लिए लिए थे पहले, तो 3550 इसका आंसर होगा। ठीक है, उनने पूछा ना रमेश को कितने मिले, तो रमेश ने पहले 1000 रुपए नहीं निकाल लिया था, तो वो उसके जेब में आए कि नहीं आए, तो उसको काउंट नहीं करोगे फिर। है ना, ये सवाल को स्टार लगा लेना, एग्जाम में मिलेगा तो मुझे याद जरूर करना कि सर ने बोले थे कि इसको स्टार लगाना करके, और मिलेगा जरूर। मैं जितने सवालों को बोल रहा हूँ ना यहाँ पे एग्जाम में मिलेगा, जब सवाल आएगा तो मेरी याद जरूर आएगी आपको कि सर ने बोले थे क्वेश्चन आएगा, तो याद कर लेने इसको। क्या बोल रहा है, एबीसी ने 95,000 का लाभ होता, अब 95,000 का उनको लाभ हुआ। ए ने आधी पूंजी आधे समय के लिए लगाया, बी ने 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगाया, और सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाया। तो बी का हिस्सा कितना होगा। अब कैपिटल आपको दिया है क्या, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी से रिलेशन दिया हुआ है। अब क्या आपको कैपिटल नहीं पता, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं पूंजी, कैपिटल कितनी, कितना बोल रहा है, ए ने आधी पूंजी, ए ए और बी सी है, बी और सी। ठीक है, ए ने आधी पूंजी, आधी पूंजी मतलब 1/2, आधी पूंजी मतलब कितना होता है, 1/2 होता है, आधे समय के लिए। कितने समय के लिए, आधे समय। अब 12 का माह था तो 6 महीने, लिख दू यहाँ पे 6 समय। इन दोनों का इंटू करके लाभ का अनुपात निकलेगा, प्रॉफिट रेशियो आपका निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। 12 माह का 6 महीना हो गया, ठीक है, आधा समय। फिर बोल रहा है कि बी ने 1/3 पूंजी, 1/3 पूंजी मतलब 1/3, 1/3, 1/3 मतलब 1/3। अब ये 1/3 समय के लिए, तो 12 का 1/3 मतलब 4 माह होगा, नहीं होगा। टोटल समय तो 1 साल का होता है ना, 1 साल मतलब कि 12, 12 महीने, 12 महीने का 1/3, तो 3 से 1 टाइम, ये 4 टाइम, तो 4 माह हो गया। तो बी ने कितने महीने के लिए लगाया, 4 महीने के लिए। और सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए, पूरा समय मतलब कितना, 12 महीने, तो इसका समय तो आ गया 12। है ना, खालिस्तान भरो वाला काम है बस, फिल इन द ब्लैंक्स। है ना, एक जगह भी खाली है ये वाली, ये भी लाना है। अब आपको पूंजी पता है कि कितनी है, नहीं, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का लोगे एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा, 6। 6 का 1/2 कितना होता है, 3, ये आ गया 3। ठीक है,
6 का 1/3 कितना होता है? 2। तो ये आ गया 2। टोटल कैपिटल 6 थी आपकी, उसमें से 5 लग गई, बची कितनी? वो कौन लगाएगा? इनका आपस में गुणा करते हैं अपन, बताया था ये बात मैंने आपको। पूंजी इंटू समय करते हैं तो प्रॉफिट रेशियो बनता है। 3 का इंटू 6 में करोगे कितना आएगा? 18। 4 का करोगे कितना आएगा? इसका करोगे कितना आएगा? और छोटा हो सकता है क्या? 2 से 9, 4, 6, 6 4 10 9 19 आ गया 19। टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? यहाँ पे 19 और रुपए में 95। तो ये 95 रुपीज आपका टोटल प्रॉफिट है सवाल के हिसाब से। लेकिन आपने जो निकाले तो निकाले हो 19 और पूछ किस तरह है? बी का, तो इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 19 का टेबल आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हाँ, तो 19 5 से कितना होता है? 95। तो यहां से ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, 4 का इंटू 5 का इंटू 4 में करोगे तो 20 आएगा। ये 20 और इसके बाद में 3 जीरो लगा देना ऐसे, 1 2 3। बताओ, सवाल कठिन था? पैटर्न याद रहेगा, स्टार लगा लेना। ऐसा सवाल आएगा कि एक सवाल ऐसा हो सकता है, ए ने 1/4, ए ने आधी पूंजी आधे समय के लिए, बी ने 1/4 पूंजी 1/4 समय के लिए, और सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाया। हो सकता है सवाल। आधी पूंजी तो आपको सबसे पहले एलसीएम लेकर देखोगे टोटल कैपिटल कितना है, उसका रेशियो के हिसाब से बांट लोगे। 6 का 1/2 3 होता है, 6 का 1/3 2 होता है, जो रिमेनिंग बचा हुई है। क्लियर है? हाँ, ए बी सी साझेदार है। ए बी से 3 गुना निवेश करता है, बी सी से 2/3 निवेश करता है। बहुत आसान है, रेशियो डायरेक्ट ही है। ए बी सी, ए बी से 3 गुना निवेश करता है, मतलब ए ने अगर 3 किया तो बी ने 1 किया। बी सी का 2/3, मतलब बी ने 2 किया तो सी ने 3 किया। ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 6। ये रेशियो बन गया इसका। कितना बोल रहे हैं? 66। 6 3 9 2 11 कटेगी संख्या, तो 66,000 6600 डिवाइडेड बाय 11 इंटू फाइंड 20 शेयर मतलब 2। ये हो जाता है 6 बार 6 दूनी 1200, 6 2 1200 आंसर। देखो, मैं आपको पढ़ाते हुए भी अगर समझाते हुए भी अगर सॉल्यूशन कर रहा हूं तो भी 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या? है ना? जितने में अपन सवाल पढ़ रहे हैं उतने में अपना सॉल्यूशन हो जा रहा है। आपकी स्पीड इससे डबल रहना चाहिए। इस सवाल को अगर मुझे बताना पड़ गया तो फिर बताऊं? चलो, ये आ गया वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर वाले सवाल बहुत अच्छे लगते हैं। मेहनत का पैसा भी मिल रहा है उसको, बेचारा ऐसा नहीं चाइनीज की दुकान में सुबह से आ रहा है, शाम तक मेहनत कर रहा है, और मैंने आया और बोला आधे पैसे दे दे। है कि नहीं? एक कार्यशील साझेदार है। कार्यशील साझेदार का मतलब क्या होता है? एक्टिव पार्टनर। है ना? एक्टिव पार्टनर क्या करता है? वो बिजनेस में पैसा तो लगाएगा ही लगाएगा, साथ में काम भी करेगा। है ना? तो उसको काम के लिए अलग से पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो जब भी ऐसी अगर पार्टनरशिप आपके आगे फ्यूचर में आपको करना है तो आप ध्यान रखना कि अगर आप मेहनत भी करें तो मेहनत का भी पैसा अलग से लेना। जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो लोगे ही लोगे, क्योंकि जो आपने कैपिटल लगाया उसका रेशियो में तो प्रॉफिट लोगे। साथ में अलग से अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हो तो वो भी पैसा लेना पड़ेगा। एज ए सैलरी भी ले सकते हो। कोई सवाल ऐसा आएगा कि 5% एज ए सैलरी ले रहा है वो। है ना? जैसे आप देखोगे कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, जैसे मुकेश अंबानी अपनी कंपनी से कितना रुपए लेता है सैलरी में? लेता होगा कि नहीं लेता होगा? है ना? तो मुकेश अंबानी है या फिर इसका क्या नाम, महिंद्रा का, हाँ आदित्य बिरला, मतलब ये 2 3 लोगों में से कोई एक जन है जो 1 रुपए महीना सैलरी लेता है। क्योंकि नियम तो है ना कि भाई सैलरी तो लेना पड़ेगा, तो वो नॉमिनल सैलरी लेता है 1 रुपए महीना। उस हिसाब से शायद अंबानी या फिर ये आदित्य बिरला, इनमें से कोई एक हाथ है जो नॉमिनल लेते हैं, लेकिन सैलरी लेते हैं, क्योंकि उनका स्टेक भी तो है वहां पे। तो अपन भी जब अगर कहीं जा रहे हैं किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किए, तो बोले हम चलो पार्टनर हैं, इन्वेस्ट करते हैं,
लेकिन मैं काम भी देख रहा हूँ, तो उस काम के बदले मुझे सैलरी मिलना चाहिए ना। तो उस डेजिग्नेशन की जो सैलरी होती है, तो वो सैलरी तो मिलेगी, और साथ में जब आखिरी में जब प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट भी मिलेगा, है ना। कॉमर्स की लैंग्वेज में उसको डिविडेंड बोलते हैं। आखिरी में मिलता है ना, आप शेयर के बदले में डिविडेंड वगैरह मिलता है आखिरी में, मिलता नहीं मिलता है। तो वो आपको उसका प्रॉफिट मिल रहा है कि एक साल में आपको जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसमें से डिविडेंड सबको, जितने शेयर होल्डर्स है सबको बांटती हैं वो। एक कार्यशील साझेदार है, मतलब एक्टिव पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर लिखा हुआ है। 12,000 और 20,000 का निवेश करते हैं, एक को 10% लाभ के रूप में, वेतन के रूप में मिलता है, शेष पूंजी के अनुपात में बढ़ाया था, कुल 96,000। देखो बहुत आसान सवाल है आपका। सबसे पहले जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा, तो आपका कोई पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको निकालना है उसका प्रॉफिट रेशियो। तो ए ने लगाया 12,000 रुपए, बी ने लगाया 20,000 रुपए। ठीक है। सवाल बताने के पहले एक बात और बता देता हूँ, आपने अभी तक जितने सवाल किए होंगे, है ना, वैसे पूरे सफिशियंट है, जितने अभी तक मैंने पढ़ाए हैं उसके बाहर सवाल आएगा भी नहीं। ठीक है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया होंगे कि हर एक सवाल में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, हर एक सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट है। जैसे इसके पहले अपन ने कुछ सवाल किए थे, शायद कल किए थे, तो उसमें देखे थे अपन ने कि बीच में पैसे लगा रहा है निकाल रहा है, अभी भी आया था वैसा, बीच में पैसे लगा रहा है निकाल रहा है। अब वो लगाने निकालने वाले में देखो, उन्होंने सैलरी वाले क्वेश्चन नहीं दिया कि दिया, दिया क्या, नहीं दिया। इसके जो दूसरे वाले आए थे जो सिर्फ रेशियो बेस्ड थे, उसमें उसने निकालने लगाने वाले पैसे नहीं लगाया। अब सवाल कठिन कैसे होते हैं, जब दो कॉन्सेप्ट मिलके एक सवाल बनेगा तो आपको पेपर कठिन लगेगा। जैसे अगर मान लो कि मेरे को आपका सिलेक्शन लेना ही नहीं है ना, तो मैं आपको कठिन पेपर दूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक सवाल ऐसा बनाता हूं कि ए पार्टनरशिप को शुरुआत करता है, ए पार्टनरशिप की शुरुआत करता है, 4 महीने के बाद बी भी पार्टनरशिप में आ जाता है। 4 महीने के बाद ए डिसाइड करता है कि मैं वर्किंग पार्टनर बनूंगा, बी नॉन वर्किंग पार्टनर रहेगा, तो मुझे प्रॉफिट का 10% शेयर भी मिलना चाहिए। उसके 6 महीने के बाद सी भी पार्टनर बन किया जाता है, फिर बी भी वर्किंग पार्टनर बन जाता है और सी नॉन वर्किंग पार्टनर रहता है। एक साल के अंत में इतना इतना प्रॉफिट हुआ। अब ये सवाल कठिन नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटिव हो गया कि आपको सिर्फ हिसाब लगाना पड़ेगा कि ए ने जब 4 महीने वो वर्किंग पार्टनर नहीं था तो उसका उसको 10% दोगे क्या, दोगे क्या, नहीं दोगे। फिर उसके 6 महीने बाद मतलब 10 महीने तक ए और बी वर्किंग पार्टनर पार्टनर थे, तब उनका पैसा मिलेगा, सी को मिलेगा क्या, नहीं। तो बात इसमें सिर्फ क्या क्या आएगी, कैलकुलेशन की। बाकी कॉन्सेप्ट कहीं भी अलग रहेगा क्या, नहीं। आपको पहले कि भाई पहले तो जो मेरा हक का पैसा है वो बाहर निकालने दो, उसके बाद पैसे बांटेंगे। आप ऐसे ही करोगे ना। मेरी अगर अपन जैसे पार्टनरशिप स्टार्ट करते, मेरी अगर चाइनीज की दुकान रहती, मैं सुबह से दुकान खोल रहा हूँ, दिन भर मार्केट जाके सामान लेकर आ रहा हूँ, पूरा मटेरियल तैयार किया, शाम को कस्टमर आए तो पूरा सामान बेचा, और जैसे ही काउंटर में गया तो मेरे पार्टनर को जैसे आते देखूंगा तो पूरे पैसे तो मैं अपने जेब में रखूंगा, पहले करूंगा नहीं करूंगा। उसमें से सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मेरा जो मेहनत का पैसा है मैं वो निकालूंगा, और फिर जो बाकी बचेगा उसको सामने रखूंगा, है ना। वो अक्षय कुमार की पिक्चर थी ना, दो तेरा दो मेरा। पहले तो अपन क्या करेंगे, अपना पैसा निकालेंगे, उसके बाद याद रहेगा कॉन्सेप्ट। अब यहां सवाल में आपको क्या बोल रहा है कि 10% लाभ के रूप में लेता है, तो जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसमें से पहले 10% क्या कर लो, निकाल लो। यहां से रेशियो आपने बना दिए, तो 4 से 3 बार कट गया और 4 से 5 बार, ये रेशियो तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9,600 का हो रहा है। इसमें से मैं सबसे पहले तो 960 रुपए अपने जेब में रखूं, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए। तो ये हो गया 0, 10 में से 4, 15 में से 9 गए, और यहाँ 8,640 बचे। तो ये 960 रुपए किसको मिले, एक को लिख दूं एक के पास, 960 रुपए तो पहले इसने रख लिया जेब में अपने। अब ये जो 8,640 रुपए आए हैं, ये क्या होंगे, यही अनुपात में बटेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 8, 5 और 3 8, ए का पूछा इसलिए इंटू 3, ये 8 से एक बार, 8 से एक बार भाग नहीं जा रहा तो 0, फिर 8 और ये 0। अब 1,000
108, ये जीरो को तो रहने दे वैसे ही। 108, 324, 324 में एक जीरो लगा दूं, ये जीरो जीरो, 10 और 2 12 की 2, 4200 है ना। ये 960 क्यों जोड़े? क्योंकि वो उसने पहले निकाले था। आपसे पूछ रहा है कि ए को कुल कितना पैसा मिलेगा, तो ए को 960 तो मिला और ये बाद में मिला, तो टोटल कितना मिल गया। इजी मेथड, कोई भी दिक्कत, सवालों को करने की मेथड सिंपल है, सवाल पढ़ते जाओ, जैसा बोल रहा करते जाओ, कहीं पे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक संपत्ति एक्स वाई जेड में बांटी जाती है, एक संपत्ति एक्स वाई जेड में बांटी जाती है, एक्स और वाई को मिलकर, है ना, अलग टाइप है, इसको भी रख लेना। एक्स प्लस वाई, इन दोनों को मिला के कितना मिल रहा है, 7400। फिर क्या बोल रहा है, वाई और जेड को मिला के, वाई प्लस जेड को मिला के कितना मिल रहा है, 9500। फिर जेड प्लस एक्स को मिला के कितना हो रहा है, 8500। ठीक है, नहीं समझा? हाँ, जो लिखा है, क्योंकि मैंने वही लिखा, अभी समझाया तो कुछ भी नहीं, जितना लिखा है वही है ना। बेसिक से बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे, एग्जाम में मैं जैसा बोल रहा हूँ डायरेक्ट वैसा करना। आप जब इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर x और x 2x हो गया, प्लस y और y 2y हो गया, प्लस z और z 2z हो गया। मतलब यहाँ पर अपने जोड़े हैं सबको, इसको भी जोड़ दें, इसको भी जोड़ दिए, तो इसको भी जोड़े तो आपका कितना आ रहा है, यहां से देखते हैं बाहर से ना, ये 10,000 और 15,000 दिखा क्या, ये 1,000, 500 और 500 1,000 और 9,000 10,000, 8 और 7 15 होता है, तो 10,000 और 15,000 25,400, टोटल कितना आ गया, 25,400। अब यहां से मैं 2 का भाग देके कॉमन निकाल लू, तो अगर मैंने यहां से कॉमन निकाला तो ये 2 बाहर हो गया, बच रहा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 25400। बच रहा है नहीं बच रहा है, बताओ, बचा। हाँ, अब ये 2 से इसको काट दोगे आप, तो 2 का आधा 100, 54 का आधा 27, 127 डबल जीरो, तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड कितना मिल रहा है, 12,700 है। पूछा किसका है आपको, y का, किसका पूछ रहा है, y का, तो y कहां पे नहीं है, तो y यहां पे नहीं है, यहाँ पे y नहीं है, ये एक्स वाई जेड का है पूरा, इसमें से अगर x और z का पैसा निकाल दूं तो y का मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसमें से मैं 8,500 रुपए हटा देता हूं, तो मुझे y के पैसे मिल जाएंगे कितने, 4,200 रुपए। ठीक है, इतना नहीं लिखना था। जब भी आपके पास ऐसा आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ऐसे ही आएगा, यहां पे आ रहा है, आपको क्या करना है, इसका टोटल करके आधा कर देना है, टोटल करके हाफ, उसका टोटल करके हाफ कर दोगे तो आपको ए एक्स वाई जेड के टोटल पैसे मिलते हैं। ये बात अगर आप ध्यान रखते हो तो इतना लिखने की जरूरत है कि आपको, नहीं किए अपन ने वही ना, आपने क्या किया, टोटल करके हाफ किए, तो कुछ बातें लिखना नहीं है, याद रखना है कि टोटल करके हाफ। अब टोटल आप डायरेक्ट यहां कर सकते थे, इसमें 7 और 8 15 16 है ना, देखो ये 9 9 500 10,000 18,000 25,400, 25,400 का जो आधा होगा, 25,400 का आधा कितना होगा,
700, 12,700 तीनों का हो गया। आप सिर्फ इतना लिखते हैं, उसमें से ये माइनस कर देते आपका आंसर, 15 से 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है इसमें। आता नहीं आता? तो एग्जाम में आपको ऐसी ही अप्रोच रखना है। अगर आपको 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन करना है तो पैटर्न पैटर्न याद रहेगा, नहीं रहेगा, है ना? मैं जो आपको इसके पहले भी जो वर्किंग पार्टनर में जो आपको इतनी स्टोरी बता रहा था, वो इसीलिए कि आपको पैटर्न याद रहे कि भाई जैसे ही देखिए वर्किंग पार्टनर है, पहले पैसा निकाल लो, उसके बाद बांट दो। पैटर्न याद है, एग्जाम में आप इजीली कर लोगे। ये वाला पैटर्न की जब दो दो लोगों को बांट रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, दो दो लोगों को बांट रहे हैं, कितने कितने लोग हैं? दो दो लोगों को साथ में बांट रहे हैं तो तीन ही, लेकिन पैसे कितने कितने लोगों को मिला के दिए? दो दो को। तो सबका टोटल करके हाफ कर लो, ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा, पी प्लस क्यू पर आर मिल जाएगा। ठीक है, अब लगभग लगभग हो गए हैं। 12,000 16,000 निवेश करते हैं, 8 माह बाद सी 15,000 के साथ शामिल होता है। 2 वर्ष के बाद बोल रहे हैं। देखो आप कल बोल रहे थे सर 1 साल से ज्यादा का नहीं आता क्या, उसने वहां पे स्पेसिफिक क्या बताया? 2 साल, है ना? ए प्लस बी, 12,000 और 16,000, तो मैंने यहां लिखा ए और यहां लिखा बी। ए ने कितने लगाया? 12,000। बी ने कितने लगाया? 16,000। फिर क्या बोल रहा है? 8 माह बाद, मतलब इन लोगों के पैसे जो हैं ये तो 24-24 महीने चल रहे हैं, 2 साल का है ना कम, तो 24-24 महीने। सी जो आ रहा है वो 15,000 रुपए लेकर आ रहा है। सी ने कितने रुपए लाया? सी ने कितने लाया? 15,000 रुपए। लेकिन वो 8 महीने के बाद आ रहा है, और जो पार्टनरशिप है वो कितने महीने चली है? 2 साल, मतलब 24 महीने। तो सी का पैसा कितने महीने लगा होगा? तो 24 में से 8 तो कम हो गए, 16 बचे। तो सी का जो पैसा है वो चल रहा है 16 माह। ठीक है, अब पहले मैं काट देता हूं, 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, 8 से 3 बार, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो खत्म कर देते हैं सबसे पहले, है ना? फिर ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 5 बार कैंसिल कर दिए, और संख्या कट रही है कि इसमें? बताओ। ये हो गया, वैसे एक बार और कटेगा, ये तो बच गया 12, है ना? यहाँ पे बच गया 16, और यहाँ पर 5 दूनी 10, तो ये हो गया 5, 8 और 6, बन गया रेशो। बना नहीं बना? हाँ, तो 8 और 14 5 19, 456। आया नहीं आया? 8 और 6 14 और 5 19, तो 45,600 डिवाइडेड बाय 19। पूछ किसका रहा है? सी का, तो इंटू 5 कर दूं मैं यहाँ पे, कर देता हूं। ठीक है, 19 का टेबल अपन जब पढ़ते हैं, 19 का टेबल तो आता है ना? पहले कैलकुलेशन से बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट बता देता हूँ। 19 का टेबल आप पढ़ोगे तो 19 एकम 19, 19 से 2 बार, फिर बच रहा कितना है? 7 बच रहा है, और ये 2 जीरो जैसे के वैसे। 24 का इंटू 5 में करोगे, 24 पंचे 120, और ये 2 जीरो लगा दोगे तो 12,000 आपका आंसर आ गया, है ना? ठीक है, एक तरीका और 24 कैसे आता? अब ये 2 जीरो को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, मिटा के क्या बता दूं? बेटा, नीचे 19 से ऊपर 456, डबल जीरो की जरूरत है क्या आपको? नहीं, मैं डबल जीरो ऐसे लिख दूं यहाँ पे, ऐसा याद रख लेना नहीं तो। ठीक है, अब मुझे ही बताओ, ये 19 है ना? 19 के टेबल में, मतलब यहाँ पे 9 है लास्ट में, 19 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? है। 19 दूनी कितना होता है? मतलब 380, 380, और 19 3 से कितना होता है? 57, होता नहीं होता है? 57 मतलब 570 होता है। 380 और 570, ये वैल्यू 380 से बड़ी है, छोटी है? 570 से छोटी है, बड़ी है? छोटी है। मतलब आंसर 20 से बड़ा और 30 से छोटा होगा। क्या आंसर है अभी मुझे समझ लो, नहीं पता है। आंसर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आंसर होगा वो 20 से
बड़ा और 30 से छोटा होगा, इतना तो कंफर्म है। 9 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? कितने बार में आता है? 4 बार में। तो 20 के बाद और 30 के पहले 4 किस में आता है? 24 में आता है। तो ये एक बार कटेगी और ये संख्या 24 बार कट जाएगी। ठीक है, तो 24 पंचे 120, 12,000 आंसर। सिंपल सा लॉजिक था ना, कैलकुलेशन की है उसमें अपन ने कहीं। आपको सिर्फ टेबल अगर लर्न है तो आप सिर्फ ये देख रहे हो कि भाई कितने की रेंज आ रही है, और ये प्राइम नंबर में 100% सेट फॉर्मूला है। जहां पे भी आपको डिवाइड में प्राइम नंबर आया, यही कॉन्सेप्ट लगाओ, आपके आंसर कभी गलत नहीं आएंगे। ठीक है, मैं पिछले 5-6 साल से, 5 साल तो आराम से हो ही गया है, ये चीज मैं बताते आ रहा। शुरुआत में मैं डाउट में रहता था क्योंकि मेरे पास उतने एग्जाम्पल नहीं आए थे, लेकिन अभी तक शायद ही ऐसा कोई एग्जाम्पल आया होगा कि मैंने प्राइम नंबर से इस मेथड से डिवाइड किया होगा और आंसर गलत आया। ऐसा कभी नहीं हुआ है, एग्जाम में भी नहीं हुआ है। एग्जाम में भी आंसर सही आया है अगर प्राइम नंबर है तो। बस आपको प्राइम नंबर पहचानना है। अच्छा, प्राइम नंबर कैसे पहचानोगे कि नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है? पता है, कोई नंबर को प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर है या नहीं है कैसे पहचानते हैं अपन? 2 से नहीं, 6 से। किससे? 6 से। आप कोई भी नंबर में 6 से भाग दो, रिमाइंडर 1 या 5 बचना चाहिए बस। कोई भी नंबर में किससे भाग दो? 6 से। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 1 या 5। अगर 1 या 5 रिमाइंडर बच रहा है मतलब वो डेफिनेट क्या है? प्राइम नंबर है। देख लो 11, 11 में 6 का भाग दो, कितने रिमाइंडर बच रहा है? 5 बच रहा है, मतलब 11 प्राइम नंबर है कि नहीं है? 31, 31 में 6 का भाग दो, 5 टाइम्स जाएगा 30 तक, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 1। 31 में 1 बच रहा है। तो कोई भी प्राइम नंबर में अगर आप 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा? 1 या 5। तो आपको अगर चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप 6 से भाग देकर देख लो, उसको डिवाइड करके देख लो, 1 या 5 बच रहा है मतलब प्राइम नंबर है, आराम से हो जाते हो। ठीक है, ये बताऊं? बताना है क्या? सवाल पढ़ के बता दो, बताना चाहिए क्या? हाँ, कर लिए ना? यहाँ पे समझना, ये वाला समझाता हूँ ना, क्योंकि ऐसा वाला किए हैं अपन ने, लेकिन लेवल बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, सवाल को घुमा के पूछते हैं। ए और बी ने 30 रुपए प्रति माह की दर से 10 महीने के लिए चारागाह लिया, है ना? ए और बी ने 30 रुपए प्रति माह के हिसाब से, है ना? तो आप लोग मान लो ए और बी हो, ए और बी, इन लोग ने चारागाह को मतलब जहां पे अपन जानवरों को चराने के लिए लेके जाते हैं, तो 30 रुपए प्रति माह 10 महीने के लिए ले रहा है, तो टोटल उनके जेब से कितना पैसा जाएगा? 300 रुपए जाएगा। तो क्या ए और बी ने बराबर बराबर देना चाहिए क्या? बराबर देना चाहिए। सपोज मान लो कि अपन जैसे बचपन में जाते, थोड़ा सा बचपन में साइकिल किराए से लेते थे, है ना? 10 रुपए की 1 घंटा साइकिल चलाने के लिए मिलती है, सपोज मान लो, है ना? आपने और मैंने साइकिल किराए से लिए, मैंने 45 मिनट चलाया, आपको 15 मिनट चलाने के लिए दिया, 10 रुपए बिल आया। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 5 रुपए आप दो, 5 रुपए मैं, दोगे क्या? क्यों नहीं दोगे? अभी तो बोल रहे थे बांट दो करके, 150-150 रुपए, दोगे क्या? क्यों नहीं देंगे? मैंने ज्यादा चला लिया ना, तो ज्यादा पैसे किसको देना चाहिए? आपने कम चलाए तो आपको कम पैसे देना चाहिए। तो हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा ना पहले। तो यहाँ पे सवाल भी ऐसा ही है, क्या बोल रहा है वो? 10 महीने के लिए उधार लिए, ए ने 10 गाय 9 महीने के लिए, है ना? अब 10 महीने में से 9 महीने तो ए ने ही गाय चरा लिया, चराया नहीं चराया? तो अब बी को भी कुछ ऑप्शन होना चाहिए ना। तो फिर क्या बोल रहा है?
बी कितनी गाय चराए कि उसे 60 रुपए कम देना पड़े, ए से 60 रुपए कम देना पड़े। अब ए के पैसे मालूम है कि कितने दिया, मालूम है क्या, नहीं मालूम। बी का मालूम है क्या, नहीं। इस सवाल को इंपॉर्टेंट करके लिख लो, आसान सा सॉल्यूशन बताता हूं। ए और बी, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताया कि पूंजी इनटू समय बराबर लाभ होता है। या तो लाभ भी वही होगा, और अगर आपके ऊपर उधारी है तो उसको उधारी का रेशियो भी बोल दोगे आप, जो आपको देना है ना। प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट भी बांट, अगर प्रॉफिट आप बराबर में शेयर कर रहे हो तो जो आपके ऊपर डेप्ट आएगा वो भी तो बराबर के रेशियो में बांटोगे ना, कि नहीं बांटोगे, कि आधा आधा ही करोगे, हमेशा आधा आधा करोगे क्या, जितना यूज हुआ उतना ही करोगे ना। हाँ, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो सबसे मेन बात है, मेन बात क्या है कि बी कितनी गाय चराए कि उसे ए से 60 रुपए कम देना पड़े। मतलब बी को कम देना है कितने रुपए, 60 रुपए। कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, इसका मतलब अंतर होता है, डिफरेंस। इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा, अंतर मतलब डिफरेंस। और आपके पास वहां टोटल दिया हुआ है। जब कभी आपके पास सम और डिफरेंस, क्या, सम और डिफरेंस दिया है, मतलब दो संख्याओं का योग दिया है और उसका अंतर दिया है ना। सम और डिफरेंस दिया है, तो सम कितना दिया है 300, डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस कितना दिया है 60, टोटल कितना दिया है आपको 300, है ना। टोटल पैसे कितने देना है 300 रुपए देना है, और दोनों के पैसे का अंतर कितने का आना चाहिए 60 का, है ना। तो कॉन्सेप्ट कैसा है कि जब कभी आपके पास दो चीजों का सम दिया है और दो चीजों का अंतर दिया है, दोनों को जोड़ के आधा करो, दोनों को जोड़ के, इन दो, इसको 60 और 30 को जब आप जोड़ोगे तो 300 और 60 को जब आपने जोड़े तो कितना आ गया 360, और इसका कर दो आधा, इसका कर दो क्या आधा, तो कितना हो जाएगा 180। तो ए का जो लाभ होगा वो होगा 180, ए का जो लाभ होगा वो कितना होगा 180। अब 300 में से 60 को घटा दो, कितना आ गया, उसका भी आधा कर दो, माइनस, 300 में से 60 को माइनस कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा 240, और उसका आधा 120, मतलब बी देगा 120। देखो आ रहा, बी कितनी गाय चलेगी, ए से 60 रुपए कम देना पड़े, अगर ए 180 दे रहा है तो बी 120 दे रहा है, हो गया ऑटोमेटिक 60 कम, है ना। यहां पर बराबर कैपिटल, मतलब जो भी जानवर रहते हैं वो उनकी पूंजी है, कैपिटल है। तो 10 महीने के लिए 10 कितनी 10 गाय 9 महीने के लिए, मतलब 10 गाय चरा रहा है 9 महीने के लिए। तो अब बी के पास समय तो एक ही महीना बच रहा है, तो बी कितनी गाय चराएगा, यही पूछ रहे हैं आपसे। यहाँ पर ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल कर दो, 3 से अगर काटू तो 6 बार, 6 से काटू तो 3 बार, 6 से अगर कैंसिल करूं तो 3 बार, और 6 से करूं तो 2 बार, 3 से यहां एक बार कैंसिल कर दूं, और ये 3, 3 दूनी 6, और 6 का इंटू 10 में करोगे तो 60, मतलब बी को कितनी गाय चराना पड़ेगा 60 गाय। समझा, मेन बात क्या थी आपको, ये रेशो निकालना, पूरा खेल काय में थे, आपका जो रेशियो है कि उनका प्रॉफिट, जो आपको उनको जो पैसा बांटना है वो बांटने का रेशियो क्या रहेगा, जो अपन लाभ का अनुपात बोलते हैं वो क्या रहेगा। तो उसके लिए आप उसने एक हिंट दिया था, आपको बोला कि कुल पैसे 300 रुपए है। अगर ये अंतर नहीं दिया रहता, ये अंतर नहीं दिया रहता तो इसका जवाब होता आंसर निकाला नहीं जा सकता, है ना, या फिर डेटा अपर्याप्त है, डेटा अपर्याप्त है ना, डेटा इनसफिशियंट आपको बोला रहता, है ना।
अंतर दिया है इसलिए अपन ने निकाल पाए, नहीं दिया रहता तो नहीं निकाल पाते। तो दोनों को ऐड करके आधा निकालोगे तो बड़ी संख्या मिलती है, और दोनों के डिफरेंस का हाफ करोगे तो छोटी संख्या मिलती है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना। ये केवल इस सवाल के लिए नहीं है, ये बाकी और भी जगह सवाल में आएगा। अगली बार जब ऐसा सवाल आएगा तो मैं पूछूंगा कि जब आपके पास दो संख्याओं का सम दिया है और डिफरेंस दिया है तो ऐड करके हाफ करते हैं तो बड़ा नंबर निकलता है, उसके डिफरेंस का हाफ करते हैं तो छोटा नंबर निकलता है। लीनियर इक्वेशन से होता है ये, लेकिन मैं आपको लीनियर इक्वेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा कि आप उसको याद रख लो। सम ऑफ नंबर दिया है तो डिफरेंस दिया है, तो सम ऑफ नंबर और डिफरेंस का जोड़ के आधा करने से बड़ा नंबर और डिफरेंस का आधा करने से छोटा नंबर मिलता है। हाँ, ये वाला देखो सीधे सीधे ये डायरेक्ट बताने चाहिए क्या। 9800 में लिया, 12 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे उपयोग किया, डायरेक्ट रेशियो बन रहा है इसमें, है ना। 12, 6 और 10 का डायरेक्ट रेशियो बन गया। हाँ, इसमें देखो ए बी सी ने व्यापार शुरू किया, ए ने 1/3 पूंजी लगाई, बी ने ए और सी के बराबर पूंजी लगाई, कुल लाभ रेशियो ही बनाना है इसमें। हाँ, कुल लाभ इन्हें टोटल लिखा है ना, इंग्लिश में पढ़ा करो आप, टोटल। ठीक है, एबीसी ने व्यापार शुरू किया, ए ने 1/3 पूंजी लगाई, है ना, ए ने 1/3 पूंजी लगाई। ए बी सी, बी ने ए व सी के बराबर पूंजी लगाई। कुल पूंजी 18,000 है, तो सी का हिस्सा कितना होगा। ए ने 1/3 पूंजी लगाई, मतलब ए ने कितना पूंजी लगाई, एक लगाई, तो टोटल पूंजी आपकी कुल कितनी होगी। टोटल उनका ही 1/3 लगाए ना, तो तीन में से एक किसने लगा लिया, ए ने। तो कुल आपके पास तीन थी, उसमें से एक लगाए, शेष कितनी बच रही है, दो। शेष कितनी बच रही है, दो। अब क्या बोल रहा है, बी ने ए और सी के बराबर पूंजी लगाई, बी ने ए और सी के बराबर पूंजी लगाई। अब ए और सी का ध्यान से देखो, ए ने एक लगाया, बी कितनी लगाए कि ए और सी के बराबर हो जाए। अगर बी 1.5 लगाए और ये 0.5 लगाए, तो बी ने ए और सी के बराबर पूंजी लगाई, लगाया नहीं लगाया। सवाल यही बोल रहा है ना, बी ने ए और सी के बराबर, तो ए और सी का मिला के 1.5, तो इसका भी 1.5। क्लियर है। अब रेशियो कर दोगे तो इसको डबल कर दो, दो, इसको तीन और इसको एक, 2:3:1, 231। ये रेशियो बनता है हमेशा ऐसे सवालों में, 231 ही रेशियो बनेगा। जब भी अगर आपके पास ऐसा सवाल आया तो रेशियो हमेशा क्या बनेगा, 231 ही बनेगा। अब देखो, तीन और दो पांच और एक छह, 18,000 में भाग जाएगा छह का, आगे बताना पड़ेगा। 3 महीने बाद क्यों ऐसे सवाल दे देते हैं, मैं सोच रहा हूँ खत्म करने के, सवाल ऐसे ऐसे आते जा रहे हैं। ए और बी ने 4:5 में निवेश किया, 3 महीने बाद ए ने 1/4 पूंजी निकाल ली, बी ने 1/5 पूंजी निकाल ली। 10 महीने बाद सुन, बताओ बताओ, चलो बता देता हूँ। ए बी, ए ने पूंजी लगाई 4, बी ने पूंजी लगाई 5। 3 महीने तक इनका बिजनेस बराबर चल रहा था, तो ए के पैसे 3 महीने तक 4 रुपए चले और बी के पैसे 3 महीने तक 5 रुपए चले। क्लियर है इतने में। उसके बाद बोल रहा है कि ए ने 1/4 निकाल लिया, 4 का 1/4 कितना होता है, एक, है ना। 4 का 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल, बचा एक, तो 4 में से एक निकाल लिया तो पैसे कितना बचा, 3, और 10 महीने का हिसाब था तो 3 हो गया, तो बच रहे कितने, 7। ठीक है, वैसे ही बी ने 1/5 निकाल लिया तो अब पैसा बच रहा है 4, बच रहा है 7। ठीक है, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 12 और 21 कितना होता है, 33। 5 तिया 15, 7 28, 5 तिया 15, 7 28, 28 और 15, 43, 43 प्राइम नंबर है इसलिए
नहीं आगे कटेगा ये। अब उसके बाद बोला 38 में बी को कितना मिल रहा है। 38 00, 3 और 3 6, 76 इंटू पूछा किसका है, बी का 43। ठीक है। हाँ हाँ, इसको टोटल 76 है, नहीं आ रहा क्या? 3 और 3 6, 4 3 7 आ तो रहा है। हाँ कुल बोले ना इनने, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 3800 के लाभ, मतलब ये टोटल लाभ हो रहा है, इसलिए इसके नीचे ये लिखे। 38 का डबल ये होता है क्या? नहीं होता। 38 का डबल 76 होता है, पक्का? फिर काट दो, एक बार और ये 2 बार, 100 को काटोगे 50 बार, 2150 आंसर। हाँ, घर से याद करके आया था मैंने आंसर। ठीक है, देखो घर से याद करके नहीं आया था। मैंने आपको बताया कोई भी नंबर में अगर आपको 5 का इंटू करना है, किसी भी नंबर में 5 का इंटू करना है, मुझे यहाँ 50 दिख रहा था, लेकिन मेरे को 50 का गुना करते नहीं आता है, मुझे आता है 5 का इंटू करते हैं। किसका? तो मैं एक थोड़ी देर के लिए जीरो को छोड़ दूं। 430 का आधा कितना होता है? 430 का आधा 215। 400 का आधा 200, 30 का आधा 15, तो 430 का आधा कितना होगा? तो मैंने सिर्फ 215 लिख के जीरो लगा दिया था, ये वाला जो छोड़ा था वो। इजी हो गया ना कैलकुलेशन? ए ने 12,000 से स्टार्ट किया, बी और सी 3 और 6 महीने के बाद शामिल हुए। लाभ, बी की पूंजी क्या है? हाँ, मैं देख तो लूं पहले मेरे से सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर देखते हैं अपन इसका। मैं सोच रहा कि ये सवाल आए कहाँ से, मैंने ही लिखा क्या? ए ने 12,000 रुपए से व्यापार शुरू किया, बी और सी 3 और 6 महीने के बाद शामिल हुए। 1 साल का, हाँ कुछ नहीं दिया मतलब 1 साल का है, आपको बी की पूंजी पूछा है। सवाल ऐसे सवाल देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। 3 रेशियो दिए है आपको, जरूरत सिर्फ आपको 2 की है। कितने की है? 2 की। ए ने व्यापार चालू किया तो आप बोलोगे कि 12,000 रुपए लगाया ए ने बहुत मेहनत से, तो उसके पूरे कितना, 12 महीने पैसे चला। ठीक है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बी और सी 3 और 6 महीने के बाद आया, तो बी कितने महीने के बाद आया? 3 महीने के बाद। तो बी का पैसा मेरे को नहीं पता, निकालना भी बी का ही है ना, इसलिए बी ले लिया। सी का निकालना रहता तो मैं क्या इसको लेता, सी को। बी का पैसा मेरे को नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 3 महीने के बाद आया, इसका मतलब उसने 9 महीने पैसे चलाया है, नहीं चलाया। और ए और बी का जो रेशियो आ रहा है वो 2 और 3 आ रहा है। 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, 3 से 4 बार, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, 12 दूनी 24, बी ने लगाया था 24,000 रुपए। समझा? अगर आपके पास 3 रेशियो भी दिए हुए हैं तो उसमें से कितने रेशियो का यूज करना है? 2 का। बी का पूछे इसलिए अपन ने बी लिए। सी की कैपिटल पूछा रहता तो क्या करते? बी की जगह क्या लिखते? सी। और यहां कितना लिखते? 6 महीने बाद आया तो यहां कितना लिखते? 6। और ये 3 की जगह क्या लिखते? 5। हाँ, वो 3 तो आपको घुमाने के लिए दिया ना कि भाई 3 से मैं कैसे निकालूं, जबकि उतने डेटा की जरूरत है ही नहीं। मैंने आपको चाय बनाने के लिए बोल रहा हूँ, नमक और मिर्ची वहां पास में रख दिया, जरूरी है कि सामने रखी तो डालना ही है। अपने को पता होना चाहिए ना कि इस चीज में इसकी जरूरत नहीं है, तो क्यों यूज करना जब उसके सामने भी है तो कुछ डेटा आपके पास ऐसा आ सकता है। किरण और नंदन ने व्यापार शुरू किया, किरण ने 3 गुना धन और नंदन ने 3 गुना धन और 2 गुना समय में, यदि नंदन 4, हाँ ठीक है, सवाल कठिन नहीं है, आसान है। किरण और नंदन, किरण और नंदन ने शुरू किया, किरण ने 3 गुना धन लगाया, मतलब अगर इसने 3 लगाया तो इसने 1 तो लगाया होगा। फिर बोल रहा है 2 गुना समय के लिए, मतलब ये दो, मुझे ऐसा लग रहा है ये सवाल अपन ने कुछ ही समय पहले किए हुए हैं। यदि नंदन को 1 मिलता है तो 24, आप ही ने बताया था 24,000 आंसर इसका। बढ़ जाते हैं आगे।
क्वेश्चन अलग है लेकिन वैल्यू वही थी, नाम अलग अलग लिखे ना, उसमें नाम अलग अलग लिखे थे। हाँ, फिर आगे अपना एक्टिव पार्टनर है ना, कार्यशील साझेदार, वर्किंग पार्टनर। ठीक है, 12.5% अतिरिक्त लाभ मिलता है। ठीक है, कुल लाभ इतना हुआ, उसका इतना परसेंट निकाल लेना, 12.5। ए का हिस्सा कितना है? सबसे पहले ए बी, ए एंड बी। ए ने कितना लगाया? 15,000। बी ने कितना लगाया? 12,000। क्या मैं इसका रेशियो डायरेक्ट निकाल लूं क्या? इसको 3, 400 ये कैंसिल होगा 4 बार और ये होगा 5। ठीक है, कोई तकलीफ इतने में? तो जो प्रॉफिट बचे बटेगा वो 5:4 में बटेगा। प्रॉफिट जो बटेगा वो कितने में बटेगा? 5:4 में। कितने में बटेगा? 5:4 में बटेगा। लेकिन ये जो 12.5% है, पहले वो निकालेगा नहीं। 12.5% को, 12.5% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? बताइए। 12.5% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? 1/8। वो कॉपी एग्जाम में ले जाने के लिए मिलेगी नहीं आपको, है ना। अगर आपको 12.5% निकालना है तो आपको उसका फ्रैक्शन याद रहना चाहिए कि उसको 1/8 बोलते हैं। तो 2160 का 1/8, तो 8 से 2, 8 दूनी 16, 8 7 56, 270। मतलब इसमें से 270 रुपए तो पहले निकाल लेगा। इसमें से 270 रुपए पहले कौन निकालेगा? ए को मिल रहा है, मतलब ए ने 270 रुपए निकाल लिया। तो अब 2,160 में से 270 रुपए मैंने माइनस कर दिया, तो 16 में से 7 गए तो बचे 9। 1,890 रुपए बच रहे हैं। 1,890 रुपए, 1,890 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5। इसको काटूंगा 2 बार, 1 बार, 210 का इंटू 5 में करूंगा, 210 का इंटू, तो 1,050 जाएगा। 210 इंटू 5, 1,050। 0, 7 और 5, 12 की 2, हासिल का 1, 320। 1,320 ए का प्रॉफिट होगा। ए का ही पूछ रहा है आपसे। हाँ, 270 उसको 12.5% के हिसाब से मिल रहा है, और रेशियो के हिसाब से उसको 1,050 मिल रहा है। टोटल करोगे तो 1,320 मिल जाएगा। समझा? ए को 2/3 लाभ मिलता है, बी और सी में बांटा जाता है। ठीक है। ए बी सी साझेदार है, ए को 2/3 लाभ मिलता है ना। बी और सी में बराबर बांटा जाता है। ठीक है, देखो ए बी और सी, अब यहां बोल रहे हैं ए को 2/3 लाभ मिलता है, मतलब आपका जो कुल लाभ है वो 3 है। उसमें से 2 तो इसने ले लिया, और बी और सी बराबर ले रहे हैं। अब पिछले बार बी और सी बराबर नहीं थे, ये नीचे 3 लिखा है ना। 2/3 मतलब 2 मिल रहा है आउट ऑफ 3। 2 आउट ऑफ 3, है ना। जैसे आगे चल के अगर मान लो कि आपके घर में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, 10,000 एकड़ की जमीन है, नहीं ज्यादा हो गई क्या? नहीं, ठीक है, 10,000 स्क्वायर फुट की जमीन है ना। आपके घर में 3 लोग हैं या 2 ही लोग हैं, समझ लो, भाई बहन दोनों, है ना। तो अगर उसके हिस्से करना है तो आधे आधे होंगे, है ना। तो जब आधे होंगे तो आपको कितना मिला? 1/2। मतलब जितने लोग हैं तो उतने हिस्से हुए, जितने हैं उतने हिस्से। 2 लोग हैं तो कितने हिस्से हुए? 2, उसमें से एक आपको मिला, तो इस आप बोलोगे मेरे को 1/2 मिला। तो 1/2 मतलब 2 हिस्से हुए, उसमें से एक हिस्सा
मुझे मिला। तो ये जो डिवाइड में होता है ये होता है टोटल, क्योंकि वहां पे कुल बोल रहे हैं ना, ए को 2/3 लाभ मिलता है, मतलब जो लाभ मिलेगा वो टोटल का ही मिलेगा। तो टोटल कितना होगा 3, तो कुल लाभ था 3, उसमें से 2 तो किसने रख लिया, और बी और सी के लिए कितना बचा 1। अब उन लोगों को बराबर बराबर बांटना है, तो दोनों कितना कितना रखेंगे 0.5 तो बी भी रखेगा 0.5 और सी भी रखेगा 0.5, इनको डबल कर दो 1 1 और 4, टोटल हो गया कितना 6। ठीक है। हाँ, लेकिन ट्विस्ट क्या है, लाभ दर 5% से 7% हो गई। कितनी बढ़ गई 2 बढ़ गई। तो प्रॉफिट कितना बढ़ जा रहा है 200। तो 2% बराबर 200 है, तो 100% बराबर कितना होगा 2% बराबर 200 है, तो 100% बराबर कितना होगा। तो इस ये परसेंट से तो परसेंट खत्म, 2 से ये 100 और इंटू 100 मतलब 10,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना था 10,000। फिर पूछ क्या रहा है, हाँ 10,000 ए का लाभ है, तो 10,000 बराबर ये ए का लाभ बढ़ रहा है ना 200 रुपए, तो 10,000 जो है वो ए का प्रॉफिट है, तो ए की यूनिट है 4, इंटू पूछा क्या है बी का, तो इंटू 1, तो 2500 बी की पूंजी होगी। आया समझ में। ठीक है। यहां पे क्या था, वो बोल रहा है कि एक 5% से 7% बढ़ जाने पर ए को 200 रुपए ज्यादा मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी हुई थी अपने को, ए के बारे में। तो 2% बढ़ रहा है तो 200 रुपए बढ़ रहा है, तो 2% बराबर 200 है, तो 100 बराबर 10,000। तो ए का जो कैपिटल था वो था 10,000, जो कितने यूनिट के बराबर था 4, तो 1 यूनिट बराबर, क्योंकि बी का पूछ रहा है, तो 4 यूनिट बराबर 10,000 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होता 2,500। ये 2,500 आंसर। चलो शुक्रिया, खत्म हो गया। ठीक है। तो यहां पे ये जाता है, हाँ ठीक है। तो आप लोगों के पार्टनरशिप के जितने कॉन्सेप्ट थे वो पूरे कंप्लीट हो गए, 3 दिन में पार्टनरशिप खत्म। 3 दिन हो गए ना, हाँ 3 दिन में पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको उसकी दूंगा प्रैक्टिस शीट, लेकिन उसके पहले आप लोग ये पूरे क्वेश्चन अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे। कल नया टॉपिक में चालू नहीं करूंगा, कल आप लोग करोगे सिर्फ पार्टनरशिप की प्रैक्टिस। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।